जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिवॉल्ट ऑफ 1857 द इंडियन रेजिस्टेंस, यानी कि 1857 की क्रांति, भारतीय प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, राइट। इस टॉपिक को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? कॉजेस पढ़ने वाले हैं, कारण पढ़ने वाले हैं कि 1857 की क्रांति किन किन कारणों की वजह से हुई थी। बेसिकली आज हम इसका ग्राउंड बनाएंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, अगले 2 पार्ट्स के अंदर हम इस क्रांति को और आगे कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और तीनों का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857, बेसिकली हमें यहां पर इसको 3 स्टेप्स में पढ़ना है, राइट। एक तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर के अंदर हम कॉजेस देखेंगे कि भाई क्या क्या कारण थे इस क्रांति के, राइट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इंपैक्ट, भी इसके क्या क्या जो है प्रभाव पड़े भारत पर। उसके बाद हम देखेंगे आउटकम्स, कि भाई क्या क्या फिर रिजल्ट निकल कर आया, राइट। हम इस तरह से जो है इस टॉपिक को 3 हिस्सों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति की बात करें ना अगर हम, तो ये भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों का जो अत्याचार था, जो एक्सप्लोटेशन था, उसके खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था बच्चों। सबसे बड़ा विद्रोह माना गया है किसे? 1857 की क्रांति को। हुआ कहां से शुरू था ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ छावनी से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, और धीरे धीरे ये क्या हुआ? धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई क्यों थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो कॉलोनियल रूल था, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, वो राज कम था, अत्याचार ज्यादा था, है ना। जो अत्याचार वो कर रहे थे भारतीयों के ऊपर, उसी की वजह से जो है क्या हुआ था, ये 1857 की जो क्रांति है ये हुई थी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इस विद्रोह को लगभग 1 साल लग गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, इस विद्रोह को दबाना हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए भारत पर क्या थी? पुनर्विजय थी, यानी कि उन्होंने भारत को फिर से जीत लिया था। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वहां पर हमने पढ़ा था, अलग अलग युद्ध लड़े ब्रिटिशर्स ने, और धीरे धीरे जाकर उन्होंने क्या किया? पूरे भारत पे कब्जा किया। लेकिन जब ये 1857 की क्रांति हुई और लगभग 1 साल लग गया ब्रिटिशर्स को, 1 साल के बाद जब उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया, तब जाकर उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी भारत पे क्या है? ये हमारी भारत पे दूसरी विजय है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक ये जो है विद्रोह रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, कॉजेस के बारे में। तो बेसिकली हम यहां पे 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल कॉजेस, यानी कि राजनीतिक कारण क्या क्या थे, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, यानी कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या थे, सामाजिक और धार्मिक कारण। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि आर्थिक कारण कौन कौन से थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज, यानी कि सैन्य कारण क्या क्या थे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉजेज, यानी कि तत्कालीन कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से यह क्रांति हुई थी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? 5 कारणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल रीजंस की, पॉलिटिकल कारणों की, तो पॉलिटिकल आप समझ ही गए होंगे, राजनीतिक। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हम लोग रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ चुके हैं, राइट। सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको पढ़ाया था, सहायक संधि प्रणाली, वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो डलहौजी लेकर आया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद होगा, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो हम पढ़ चुके हैं। ये सारे कारण थे, ये सारे राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से भारत के अंदर जो अलग अलग जो राजे रजवाड़े थे, जो नवाब थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे दिन प्रतिदिन, राइट। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए जो अपने राजनीतिक कारण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो सब्सिडरी अलायंस आया था, यानी कि जो सहायक संधि प्रणाली आई थी, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था, है ना, सहायक संधि प्रणाली वेलेस्ली ने शुरू की थी,
और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। तो ये जो नीतियां शुरू की थी, इनके तहत हुआ क्या, राजा रजवाड़े तो सिर्फ नाम के ही राजे थे, याद है मैंने आपको बताया था, है ना। सब्सिडरी अलायंस में तो क्या था, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि प्रणाली में तो यही था ना कि हम आपके राज्य के चारों ओर सिपाही खड़े कर देंगे, वो क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, बदले में आपको हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, हड़प नीति क्या थी कि भाई कोई भी राजा अगर चाहता है कि उसका वंश चलता रहे, वो गद्दी पर बैठे रहे, तो उसके पास संतान में क्या होना चाहिए, संतान में बेटा होना चाहिए। बेटी हुई तो भी हड़प लेंगे, गोद लिया हुआ बेटा हुआ तो भी हड़प लेंगे। तो यही तो था ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसी के तहत था क्या, सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर, अवध, ये जितने भी एरिया थे ना, इनको फोर्सफुली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। इन नीतियों का हवाला देते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इन सारे एरियाज को, इन सारे जो क्षेत्र थे, इनको अपने कब्जे में ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आप सब लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, राइट। इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव जी से, ठीक है। गंगाधर राव वाज द किंग ऑफ झांसी, झांसी के राजा थे। अब इनकी कोई संतान नहीं थी, तो गंगाधर राव की जब डेथ हुई, तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अपने किसी मंत्री के बेटे को गोद ले लिया, राइट। मंत्री के बेटे को गोद ले लिया। उन्हीं दिनों में क्या शुरू हो चुका था, उन्हीं दिनों में शुरू हो चुकी थी हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। तो ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो डलहौजी था, उसने कहा कि नहीं भाई, आपका एक गोद लिया हुआ बेटा है, तो हम झांसी को अपने अंडर ले रहे हैं। इसी कारण क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में युद्ध हुआ था, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति की वजह से हुआ, जो किसने शुरू की थी, डलहौजी ने शुरू की थी। ये जस्ट एक एग्जांपल है, राइट। और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप नाना साहब के बारे में जानते हैं, नाना साहब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नाना साहब जो क्या थे, वो गोद लिए हुए बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के, पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो पेशवा बाजीराव सेकंड को क्या मिलती थी, अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स, इनके डेथ के बाद जब नाना साहेब पेशवा बने, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम नाना साहेब को जो है पेंशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो गोद लिए हुए बेटे हैं, और गोद लिए हुआ जो बेटा होगा तो उसको जो है हम, उसका जो है ना राजपाट हम स्वीकार नहीं करते। इवन नाना साहेब को कहां भेज दिया, नाना साहेब को कानपुर भेज दिया। इनका और इनका परिवार कहां रह रहा था, पूना में। तो सोचो पूना कहां है, ये हमारा प्यारा भारत है, राइट। यहां पर है पूना और यहां पर है कानपुर। तो सोचो कितनी दूर भेज दिया, पूना महाराष्ट्र में है, ठीक है, और कानपुर का है यूपी में। इतनी दूर भेज दिया कि भैया वहां जाके रहो, राइट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अवध के बारे में पढ़ाया था, अवध को कैसे अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। ये पहले मान नहीं रहे थे, तो वहां की जनता को गुमराह किया गया कि भैया जो तुम्हारा राजा है, वो जो तुम्हारा राजा है वो कुशासन कर रहा है, ठीक है, ढंग से जो है राजपाट नहीं कर रहा है। तुम्हारा जो नवाब है वाजिद अली शाह, वो तुम्हें लूट रहा है, ठीक है। इसी के दम पे उन्होंने क्या किया, वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया डलहौजी ने 1856 में, और अवध को भी क्या कर लिया, अवध को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, राइट। तो ऊपर ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये बेसिकली क्या थे, ये बेसिकली रीजंस थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहेब हैं, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे जो है खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के, राइट बच्चों। उसके बाद अब भाई जब इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कब्जे करने शुरू कर दिए अलग अलग क्षेत्रों पर, भारत के राजाओं पर, तब वहां के जो राजा थे, भारत के जो राजा थे, जो नवाब थे, उनके दिमाग में ना एक शक आया कि यार ये आगे करेंगे क्या, ठीक है। अभी तो हमें ठीक है ये पेंशन दे रहे हैं, पेंशन देने के लिए राजी हो गए, आगे तो हमारी पेंशन भी बंद कर देंगे, है ना, हमें तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, राइट। इवन जो डलहौजी था ना, डलहौजी ने तो ये तक घोषणा कर दी थी कि भाई जो बहादुर शाह द्वितीय है, ये बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक था, आखिरी मुगल शासक, डलहौजी ने यह तक कह दिया कि भैया बहादुर शाह द्वितीय जी, आप रेड फोर्ट खाली करो, लाल किला खाली करो, अपने परिवार को यहां से ले जाओ और कहां जाके रहो, कुतुब मीनार में जाके रहो, ठीक है। रेड फोर्ट, लाल किले में कौन रहेगा, लाल किले में ब्रिटिशर्स रहेंगे, समझ रहे हो। तो ये भी एक स्टेप था कि भैया बहादुर शाह जफर काफी नाराज था किससे, ब्रिटिशर्स से, राइट। डलहौजी ने तंजौर को अपने कंट्रोल में ले लिया, कर्नाटका के जो शासक थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। वहां पर जो सिक्के बनते थे, सिक्कों के ऊपर जो है ना राजाओं का नाम होता था, तो बोले नहीं भाई, सिक्कों के ऊपर किसी भी राजा रूजा का नाम नहीं होगा। इससे तंजौर और कर्नाटका के जो राजा थे, नवाब थे, वो और नाराज हो गए, राइट। 1856 की बात है, 1856 की बात है, लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड कैनिंग, उसने ये घोषणा कर दी थी कि जो आखिरी मुगल शासक है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, इसको जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह के मरने के बाद मुगलों का कोई भी बंदा गद्दी पर नहीं बैठेगा। उनके जो आगे वंशज होंगे उन्हें सिर्फ क्या माना जाएगा, प्रिंस माना जाएगा, यानी कि सिर्फ राजकुमार माना जाएगा, वो कोई भी राजा रोजा नहीं रहेंगे।
अब इससे बहादुर शाह जफर और नाराज हो गया, बोले एक तो हमारा लाल किला खाली करवा दिया, ऊपर से कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई भी गद्दी पे बैठेगा हम उसे राजा नहीं मानेंगे, हम उसे सिर्फ क्या मानेंगे, राजकुमार मानेंगे। राइट। तो ये थे बेसिकली राजनीतिक कारण। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो नवाब हैं, जो राजा हैं, वो अब अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला जो कारण आता है बच्चों, वो आता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। भाई आर्थिक कारण कौन कौन से थे अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो बगावत हुई उसके लिए? तो देखिए आर्थिक कारणों की बात करें तो सबसे पहली बात थी कि इनकी जो एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, यानी कि जो भी इनकी आर्थिक नीतियां थी ना, उनसे ये भारत के लोगों को क्या करते थे, भारत के लोगों का शोषण करते थे, आर्थिक शोषण करते थे। राइट। जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग ना भूमि रेवेन्यू सिस्टम्स लेके आए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, है ना, भूमि राजस्व प्रणालियां लेके आई, जिससे क्या हुआ, जिससे सिर्फ फायदा अंग्रेजों का हुआ और जो किसान थे उनकी हालत बद से बदतर होती गई। सिंपल भाषा में कहें, टैक्स लगा दिया, फसलें अच्छी हो चाहे ना हो, हमें तो भैया टैक्स चाहिए, टैक्स 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 क्यों चाहिए, हमें पैसा चाहिए बस। राइट। इन्होंने क्या किया, जो जमींदार जो टैक्स लेते थे किसानों से और अंग्रेजों को देते थे कुछ प्रॉफिट रख के, तो जमींदारों से उन्होंने हाई डिमांड करी रेवेन्यू की, भैया हमें तो इतना पैसा चाहिए। जमींदार कहता जी किसान नहीं दे पाएंगे, बोले हमें नहीं पता, कैसे मर्जी करो, हमें तो क्या चाहिए, किसानों से जो है टैक्स वसूल के दो, नहीं वसूल के दोगे तो हम तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करेंगे। तो इससे जमींदार भी परेशान हो गए। अच्छा, उन्हीं दिनों में भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर क्या हुई, फेमाइन्स आई। फेमाइन मतलब भुखमरी। भारत में कई जगह भुखमरी फैली हुई थी। राइट। जिसकी वजह से खाने की और पानी की कमी हो गई। अब यहां पे होना जो चाहिए तो यह था कि ब्रिटिशर्स को मदद करनी चाहिए खाने पीने में भारतीयों की, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और उल्टा बर्डन डाला भारत के लोगों के ऊपर। तो भारत के लोग तो फिर खिलाफ होंगे ही। राइट। जमींदार जो थे, जमींदारों को जैसे मैंने आपको बताया, उन्हें हरास किया गया, उन्हें परेशान किया गया। क्यों? उनसे जो है बहुत हाई डिमांड की गई। किसकी? रेवेन्यू की, पैसों की, कि भैया पैसा लाके दो किसानों से, कैसे भी लाके दो। बोले अगर कोई जमींदार पैसा नहीं लाता है तो हम क्या करेंगे, पैसा ना देने की सूरत में हम उसकी जमीन को क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। और उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो जमीनें हड़पी गई थी ना, वो हड़पी गई थी अवध के जमींदारों की। किसकी? अवध के जमींदारों। अवध को आज के टाइम में क्या बोलते हैं, लखनऊ बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लखनऊ बोलते हैं। उसके बाद उस टाइम पर ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन भी टॉप का चल रहा था। चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सब क्या करते थे, सब के सब पैसा खाते थे, सब के सब किसानों को, जमींदारों को क्या कर रहे थे, लूट रहे थे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जितने भी जो भारत के जो राजा रजवाड़े थे, ठीक है, उस टाइम पर नया प्रशासन, नया एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो राजा रजवाड़े थे उनकी शक्तियां कम हो गई, उनकी शक्तियां खत्म ही हो गई। ठीक है। जो पंचायतें होती थी, याद है, पंचायतें होती थी, जो जमींदार जो फैसले करवाते थे, उन सब की जो पावर्स थी वो खत्म हो गई। और क्या था, अंग्रेज जो है अलग अलग टाइप के क्या लेकर आ गए, टैक्स लेकर आ गए, कि भाई अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो है इनसे वसूलो। राइट। और क्या क्या किया इन्होंने, भारत का जो फैब्रिक था, यानी कि भारत के अंदर जो कपड़ों का व्यापार था, है ना, जो कपड़ा जो उद्योग था, उसको सबसे ज्यादा हिट किया ब्रिटिशर ने, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी यूरोप के अंदर। तो औद्योगिक क्रांति में क्या था इंग्लैंड के अंदर, कि वहां पे बहुत ही सस्ते कपड़े बन रहे थे, बहुत ही सस्ते कपड़े। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लैंड के अंदर, जो यूरोप के अंदर जो सस्ते कपड़े थे ना, उनको तो ले आए इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ले आए, उनको प्रचलित करवा दिया कि भैया ये पहनो, ये बहुत सस्ता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर कोई कपड़ा अगर 100 रुपए का मिल रहा है, तो ये बाहर से लेकर आए, बोले भैया हम आपको 20 रुपए में देंगे। तो हुआ क्या, अब भारत की जनता क्या करेगी, ये यूरोप वाला कपड़ा लेगी। जिसकी वजह से हुआ क्या, जो इंडियन गुड्स थे, जो इंडियन जो कपड़ा उद्योग था, वो पूरी तरह से पिट चुका था। क्योंकि भारत के अंदर हैंडमेड जो है वो बनते थे ना, गुड्स बनते थे, हैंडमेड और क्राफ्टेड गुड्स बनते थे, हाथों से जो है कपड़ों की बुनाई वगैरह होती थी। अब वो सब क्या हुआ, इंडिया के अंदर फेल होने लग गए। क्यों? क्योंकि भैया लोगों को लगा कि भाई जब 20 रुपए में कपड़े मिल रहे हैं तो हम 100 रुपए क्यों खर्च करें। तो इंडियन कपड़ा क्या कर दिखाया इनको कि भाई ये तो बहुत ही महंगा है। जो ब्रिटिश जो गुड्स थे, ब्रिटिशर्स के जो कह सकते हो कपड़ा उद्योग का जो माल था, वो ओवरसीज मार्केट, यानी कि पूरे अलग अलग देशों में फैल चुका था, पूरे भारत में भी फैल चुका था। अब हर जगह क्या हो रहा था, हर जगह अंग्रेजों के ही कपड़े बिक रहे थे, है ना, जो भी उनका माल था सिर्फ वही बिक रहा था। भारत का तो बहुत ज्यादा यहां पे नुकसान होने लग गया। अच्छा, भारत को कोई व्यापारी अगर इंग्लैंड भेजना चाहता है माल को, कि भाई चल ठीक है इंडिया में नहीं बिक रहा है तो चलो इंग्लैंड में जाके बेच देते हैं, तो उससे होता क्या, उससे हुआ क्या, इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी इंग्लैंड के अंदर। कस्टम ड्यूटी का मतलब होगा टैक्स,
है ना। आज के टाइम पे भी लगता है, जब एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है तो कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी कि भैया अच्छा इंग्लैंड में जाके माल बेचोगे तो ठीक है भाई, अब ये भी टैक्स दो, ये भी टैक्स दो, अलग अलग टैक्स दो है यहां पे इन्होंने लगा दिए व्यापारियों के ऊपर। उसके बाद जो मिडिल क्लास और या अपर क्लास थे, ठीक है, उनको भी इतनी सैलरी नहीं मिलती थी, इनको भी कोई वेल पेड सर्विसेज, वेल पेड जॉब्स नहीं मिलती थी जिससे वो अपना घर चला सकें, उनकी तनख्वाहें भी इतनी ज्यादा नहीं थी, राइट। अच्छा, ब्रिटिशर्स का मेन मकसद क्या था, मेन मकसद था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि हमें भारत से क्या करना है, हमें भारत से ज्यादा संपत्ति को लूटना है। क्या करना है, संपत्ति को लूटना है। और इन्हीं की वजह से भारत की जो कह सकते हो जो अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पे, जो इकोनॉमी थी, वो क्या हो चुकी थी, क्रिपल्ड हो चुकी थी। क्रिपल्ड का मतलब यहां पे पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, राइट। तो ये थे आर्थिक कारण। अब लोगों के अंदर क्या हो रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा भरता जा रहा है। राजनीतिक कारण देख लिए, आर्थिक कारण देख लिए, अब हम देखने वाले हैं सोशल और रिलीजियस कॉजेज, यानी कि सामाजिक और धार्मिक कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से जो है लोग और नाराज हुए ब्रिटिशर्स से, राइट। तो देखिए 1857 की जो क्रांति थी ना, वो बेसिकली एक रिएक्शन था लोगों का, और खासकर इसके अंदर जो रूढ़िवादी लोग थे उनका। रूढ़िवादी लोग कैसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा खत्म कर दी थी, है ना। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह एक्ट ले आए कि विधवा स्त्री दूसरी शादी कर सकती है। वुमेन एजुकेशन पर जो है जोर दिया ब्रिटिशर्स ने। ये सब हालांकि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम आज के टाइम के हिसाब से सोचे तो बहुत अच्छी चीजें हैं आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन आप सोचो आप 1857 में हो, ठीक है, 1857 में हो जहां पर इन सब चीजों को बहुत ही गलत माना गया है। तो वहां के जो लोकल जो लोग थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, वहां की जो पब्लिक थी बोले यार ये बाहर से आए हुए हैं और हमारे रीति रिवाजों के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाई जो रूढ़िवादी लोग थे वो जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरी तरह से खिलाफ हो गए थे, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना भारत के जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, जो धार्मिक जो चीजें थी, जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, उनके अंदर जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। क्या, एक तो भाई इन्होंने क्या किया, बोले यार क्या तुम ये दान धर्म करते रहते हो, ये सब गलत है, बोले ये सब डराने लग गए इन सब चीजों के लिए। बोले क्या तुम मूर्ति पूजा करते हो, दिमाग खराब है क्या, बोले किसी मूर्ति में थोड़ा ना कोई भगवान होता है। जो हिंदू भगवान थे उनका अपमान करते थे ये, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, जो भारत की जो मेजर जो कम्युनिटी थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया, जो क्या करते थे, ईसाई धर्म के अंदर जो है लोगों को कन्वर्ट करवा रहे थे, लोगों का धर्म चेंज करवा रहे थे कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इसमें कुछ नहीं रखा भैया, आप क्या बन जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ। तो जबरदस्ती भी क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन धर्म अपनवा रहे थे, राइट। तो इससे लोग जो है क्या हुए, इससे लोग और नाराज हो गए। तो ये बेसिकली कॉमन कारण था, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था। अब ठीक है, तीनों अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन इन सब के लिए कॉमन दुश्मन कौन बन चुका है, ब्रिटिश बन चुके हैं। क्या ये तो हमारे धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जितनी भी जमीन मंदिरों और मस्जिदों के नाम थी उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, है ना, मंदिर या मस्जिद की जमीनों के ऊपर टैक्स लगाया। अब जो परिवार इन जमीनों के सहारे अपना रोजी रोटी जिनकी चलती थी उनको तो नुकसान हो गया, है ना। जिन जिन परिवारों की जो रोजी रोटी है वो मंदिरों और मस्जिदों के सहारे पे चलती थी, वहां की जो जमीन थी उसके सहारे पे चलती थी, उनको टैक्स भरना पड़ रहा था, तो उनका जीना भी हराम हो गया, राइट। अच्छा, कास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, तो भी समाज उस टाइम पर अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है ना, हम लोग वेदों में पढ़ते हैं। तो उस टाइम पर था कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने अपने हिसाब से रहते थे, राइट। लोअर कास्ट, अपर कास्ट, उच्च जाति, निम्न जाति, ये सब चलता था उस टाइम पे, कास्टिज्म चलता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्मी के अंदर 4 वर्णों के लोगों को भर्ती किया, है ना। जेलों के अंदर 4 मतलब ब्राह्मण को शूद्र के साथ, वैश्य को ब्राह्मण के साथ, ऐसे सबको जो है एक ही जेल में बंद कर दिया, है ना। जो रेलवे कोचेस थे उस टाइम पे, जो रेलवे चल रही थी, रेलवे के जो डिब्बे थे वहां पर बोल दिया कि भाई ये 4 इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं। अब आज के टाइम के हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन उस टाइम के हिसाब में क्या था, उस टाइम पे जो है इनका क्या फंडा था कि यार नहीं भाई ये थोड़ा ना होता है, बोले हम शूद्र के साथ थोड़ा ना बैठेंगे, हैं वो बोले यार हम वो उच्च जाति के हैं, हम उनके साथ कैसे बैठेंगे। तो ये सब चीजें हुई, तो वहां की जो लोकल जो पब्लिक थी, अपनी इंडियन जो पब्लिक थी, वो इस बात से नाराज हुई कि यार ये तो हमारे वर्णों को ही बिगाड़ रहे हैं, राइट। तो ये एक और कारण था। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे भैया, नस्लीय भेदभाव करते थे भारत के लोगों के साथ। उन्हें ऊंची ऊंची पोस्टों पे नौकरी नहीं मिलती थी, राइट। उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था उन्हें
ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे उनको नीचा दिखाते थे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो काले हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, नस्लीय भेदभाव किया जाता था, भारतीयों को इंसान तो माना ही नहीं जाता था। अब हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना भारत के लोगों के लिए हमेशा विदेशी बन के रह गए। जैसे मुगल आए थे जब, वो भी विदेशी थे, वैसे ही ब्रिटिशर्स थे वो भी क्या बन के रह गए, विदेशी बन के रह गए। उन्होंने अपने रीति रिवाज थोपने की कोशिश करी भारत के लोगों के ऊपर, राइट। यही रीजन था कि बिपिन जो चंद्र थे, इन्होंने एक बात भी कही थी कि भैया ये ब्रिटिशर जो भारत में आए ना, ये भारत के अंदर पता क्या करने आए, ये भारत के अंदर पैसा कमाने आए हैं, और पैसा कमा के ये क्या करेंगे, पैसा कमा के जो है ये चले जाएंगे वापसी, और जाकर ब्रिटेन के अंदर आराम से जाके क्या करेंगे, अच्छी अपनी लग्जरियस जिंदगी जिएंगे, राइट। ये बिपिन चंद्र का कहना है। तो ये थे बेसिकली सामाजिक और धार्मिक कारण। क्लियर है? आई होप 3 कारण आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों मिलिट्री कॉजेस की, ठीक है, जो 1857 की क्रांति में जो सैन्य कारण थे उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए सैन्य कारणों के बारे में जानते हैं। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सिपाही को सिपाही नहीं बोलते थे, वो बोलते थे सिपॉय। क्या बोलते थे? सिपॉय। अब ब्रिटिश जो आर्मी थी ना, उसके अंदर जो सिपाही थे वो बेसिकली थे अवध, रोहिलखंड, बंगाल, बिहार, बॉम्बे। यहां के जो लोग थे ना वो सबसे ज्यादा थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर। क्लियर है इतनी बात? तो उसके बाद अब हुआ क्या, भारत एक 1856 में एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसको नाम दिया गया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। क्या नाम दिया गया? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें यह कहा गया कि भाई कोई भी बंदा अगर ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करता है, कोई भी बंदा ब्रिटिश आर्मी में अगर नौकरी लगता है, तो उसकी सबसे पहली पोस्टिंग विदेश में आएगी और उसको विदेश में जाना जरूरी है ना, यह मैंडेटरी है, उसको विदेश में अपनी पहली ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, यही पहली शर्त थी। लेकिन भारत के अंदर क्या चलता था, भारत के अंदर यह था कि अगर कोई बंदा विदेश जा रहा है, देश छोड़ के जा रहा है, तो भैया वो अपने रीति रिवाज भूल जाएगा। ये एक टैबू था, ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हो कि नेगेटिव जो है एक रीति रिवाज था इंडिया के अंदर, एक टैबू था ये, कि भाई अगर कोई बंदा अपने 7 समुंदर पार किसी और देश में जाके नौकरी करने गया है तो वो अपने रीति रिवाज भूल जाएगा, वो हिंदू नहीं रहेगा, ठीक है। उसको फिर जो है हिंदू जो है ना सम्मान की नजर से नहीं देखते थे, बोले यार ये तो अब हिंदू रहा ही नहीं, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इंडियंस को नीचा दिखाया जाता था, राइट। उनको जो है घमंड, उनको जो है मतलब घमंड की नजर से देखा जाता था कि यार ये हमारे साथ क्यों बैठे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इंडियन सोल्जर्स और जो थे, इंडियन जो सिपाही थे, उनको तनख्वाह कम मिलती थी, किसके मुकाबले? यूरोपियन सिपाहियों के मुकाबले। जो यूरोपियंस थे उनको तनख्वाह ज्यादा मिलती थी, भारतीयों को तनख्वाह कम मिलती थी। तो जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर भारतीय थे, तो ऑब्वियस सी बात है अब उनके अंदर भी क्या आया, उनके अंदर भी जो है उनके लिए गुस्सा आया ब्रिटिशर्स के लिए, राइट। उसके बाद जो बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर जो 3/5 लोग थे ना, 3/5 लोग, वो अवध के और जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत थे वहां के थे। वही आ गया आपका यूपी बिहार वाला एरिया, ठीक है। वहां के लोग थे बंगाल आर्मी के अंदर, जहां पर उच्च जाति के सिपाही भी थे, ब्राह्मण, राजपूत, और जो लोअर कास्ट थे, जो हरिजन समाज थे, उनके भी सिपाही थे। अब हुआ क्या, अब इमेजिन करो उस टाइम पे ब्राह्मण, राजपूत और जो हरिजन थे वो एक ही आर्मी के अंदर हैं, एक ही हॉल में हैं, है ना, और सबको समान ट्रीट किया जा रहा है। तो वहां पर क्या हुआ, वहां के सिपाहियों का आपस में ही मतभेद होना शुरू हो गया, है ना, क्योंकि एक ना कास्ट का एक कास्ट का था ना सबके अंदर कि भैया मैं उच्च जाति का हूं, तुम निम्न जाति का, तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। तो हुआ क्या, उससे सिपाही जो थे उनके आपस में ही जो है कह सकते हो यूनिटी नहीं थी, आपस में ही ये लोग क्या करते रहते थे उस टाइम पे, लड़ते रहते थे। और ये बेसिकली हुआ किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था बच्चों। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो अच्छा, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर ये रूल बना दिया गया था कि कोई भी भारतीय सिपाही को ना सूबेदार से ऊपर का कोई रैंक नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट प्रमोशन उसकी क्या होगी? सूबेदार होगी। तो इससे और नाराज ब्रिटिश सिपाही बोले यार तुम्हारे सिपाही ऊपर तक चले जाते हैं प्रमोशन ले लेके, हमें कुछ नहीं मिलता। दूसरा, पहले क्या था, ब्रिटिश आर्मी के अंदर कोई भी सिपाही जिसकी ड्यूटी विदेश में लग रही है ना, तो उसे ओवरसीज अलाउंस मिलता था, उसे भत्ता मिलता था विदेश में जाने के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे भी बंद कर दिया, बोले नहीं भी कोई भत्ता नहीं मिलेगा, जो सैलरी इंडिया में मिलती है वही सैलरी मिलेगी। सिपाही और नाराज हो गए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 लाया गया।
इससे पहले, इस एक्ट के आने से पहले, इस अधिनियम के आने से पहले क्या हुआ करता था कि भाई जो ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही हैं, जो भारतीय सिपाही हैं, वो कभी भी फ्री में लेटर लिख सकते हैं, उनको वो अपने घर पे चिट्ठी भेज सकते हैं, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया 1854 में, तो इसमें ये कहा गया नहीं भाई नहीं, ब्रिटिश आर्मी का चाहे कोई भी सिपाही हो, चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी हो, उसको क्या देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। इस बात से सिपाही और नाराज, बोले एक तो हमारी तनख्वाह कम है, ऊपर से हम जो है घर पे चिट्ठी भेजने के लिए भी पैसा दें। तो बोले ये तो गलत बात है। ब्रिटिशर ने इवन जो तिलक लगाते थे, जो पगड़ी पहनते थे, जो दाढ़ी रखते थे, उनके सेंटिमेंट्स, उनको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया। बोले आप तिलक नहीं लगाओगे, ठीक है, आप आर्मी की वर्दी में आप पगड़ी नहीं पहनोगे, आप दाढ़ी नहीं रखोगे, ठीक है। इन सब से क्या हुआ, इन सब से उनके जो धार्मिक जो सेंटिमेंट थे वो हर्ट हुए। बोले भाई तिलक लगाना भाई मेरे धर्म के अंदर है। बोले नहीं, आप ना तो दाढ़ी बढ़ाओगे, ना पगड़ी पहनोगे, ना तिलक लगाओगे, अगर आपको ब्रिटिश आर्मी में रहना है तो सिंपल सी बात है। अब इन सब चीजों से क्या होगा, जो भारतीय सिपाही हैं वो तो नाराज होंगे ही होंगे, राइट। अच्छा, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अवध पर कब्जा किया नवाब वाजिद अली शाह को, जो है ना वहां की जनता के सामने उनको दिखा के कि भाई ये नवाब तो गलत है। अब उस टाइम पे 75% बंगाल के आर्मी के अंदर 75% जो ब्रिटिश सिपाही थे वो अवध के ही थे। जब उनको पता लगा कि भाई हमारे नवाब को ही हटा दिया है, तो भाई ये अब आर्मी के जो सिपाही हैं अब ये शांत थोड़ा ना बैठेंगे। अब अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर जो है आग अब लग रही है सिपाहियों के, अब ये बदला लेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉजेज की, तत्कालीन कारणों की, कि भाई तत्कालीन कारण कौन कौन से थे, किन किन कारणों की वजह से, मतलब बाकी चार हम पढ़ चुके हैं, तत्कालीन तुरंत क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति जो है हुई थी। देखिए लॉर्ड कैनिंग ने जो है आग में घी का काम किया भाई। लॉर्ड कैनिंग ने, इसने क्या किया, इनके पास ना एक सिपाहियों के पास एक पुरानी राइफल होती थी, ब्राउन बेस राइफल होती थी, उसको चेंज करके ये नई राइफल लेके आए 1856 में, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था, इनफील्ड राइफल। पुरानी जो थी वो कौन सी थी, ब्राउन बेस राइफल थी। कौन सी थी, ब्राउन बेस राइफल। और नई राइफल कौन सी है, इनफील्ड राइफल। अब हुआ क्या, इनफील्ड राइफल के अंदर जो गोली डलती थी ना, और उस गोली के अंदर जो कारतूस था, उस कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी थी। ठीक है, उस कारतूस के अंदर क्या था, गाय और सुअर की चर्बी थी। ठीक है जी। तो हुआ यह कि इस बुलेट के ऊपर एक एडजेसिव टेप लगी होती थी। ठीक है, अब अगर आपको इस गोली को राइफल के अंदर डालना है ना, तो आपको इस टेप को उतारना पड़ेगा, और इसको उतारने के लिए आप हाथ का यूज नहीं कर सकते, ये हाथ से नहीं खुलता था, ये खुलता था मुंह से। ठीक है, तो जब मुंह से इसको खोलते थे ना, तो हल्की सी वो चर्बी का जो गोली के अंदर जो कारतूस था वो जबान पर लगता था, और कारतूस के अंदर क्या था, कारतूस के अंदर थी गाय और सुअर की चर्बी। हालांकि शुरू में यह अफवाह थी, लेकिन ये जब ये बात सिपाहियों को पता चली कि अच्छा यार जो नई राइफल है इनफील्ड राइफल, उसके कारतूस में गाय सुअर की चर्बी है, बोले यार इसे तो हमारे धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि भैया आर्मी के अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, मुस्लिम धर्म के अंदर जो है सुअर को जो है हराम माना गया है। तो इन सब बातों से भैया नाराज हो गए, बोले भाई हम तो इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको कतई यूज नहीं करेंगे। और वहां के सिपाहियों ने क्या किया, वहां के सिपाहियों ने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। इवन जब मंगल पांडे को पता चला, जो कि एक यंग सिपाही थे, उन्होंने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। वो इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके जो सुपीरियर अधिकारी थे, जो सीनियर ऑफिसर थे, उनको जो दबा के पीटा था। क्यों, बोले तुम हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हो। मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अफसरों की हत्या भी कर दी थी उस टाइम पे, राइट। और मंगल पांडे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रेजिमेंट के थे, तो 34वीं इन्फेंट्री के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे जो है वो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। अच्छा, इन्होंने 2 ब्रिटिश अफसरों की हत्या की, उसके बाद मंगल पांडे को क्या किया गया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। और फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन भी कई बार आता है कि पहला भारतीय सिपाही बताइए 1857 की क्रांति में जिनको फांसी हुई थी, तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बच्चों मंगल पांडे। अब आप सोचने वाली बात है कि भाई जो दूसरे जो सिपाही थे वो नाराज हो गए, बोले यार हमारा एक साथी हमारे लिए सूली पे चढ़ गया भाई, है, क्योंकि रोड़ा तो सारा इनफील्ड राइफल का था। तो बोले हम कैसे शांत रहें।
तो हुआ क्या, 24 अप्रैल को 90 जो घुड़सवार थे, थर्ड नेटिव कैवेलरी यानी कि थर्ड जो बटालियन थी घुड़सवारों की, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम ये चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। 9 मई को उनमें से क्या हुआ, जो 90 में से जो 85 जो घुड़सवार थे, उनको क्या किया, उनको कोर्ट मार्शल कर दिया, आर्मी से निकाल दिया गया। और उनको क्या किया, उनको जो है उम्र कैद सुना दी। बोले चलो भैया उम्र कैद। अब हुआ क्या, सिपाही और नाराज, बोले अच्छा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसके अगले ही दिन 10 मई को क्या हुआ, मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी के सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, राइट। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश जो रेजिडेंस थे, जहां पर ब्रिटिशर्स के घर थे, वहां पर हमला कर दिया। उनके सामने जो भी आ रहा था उसको मार रहे थे, चाहे वो ब्रिटिश आदमी हो, उनकी बीवी हो, उनके बच्चे हो, सबको जान से मार रहे थे। बोले तुमने करा तो करा कैसे भैया, तुमने उम्र क्या कैसे सुना दी, तुमने मंगल पांडे को फांसी कैसे दे दी, राइट। और फाइनली उन्होंने क्या किया, फाइनली वो दिल्ली की ओर गए। क्यों, दिल्ली में कौन बैठा है, बहादुर शाह जफर। कौन बैठा था दिल्ली में, बहादुर शाह जफर। और इनका मेन मकसद यही था कि हम दिल्ली में जाएंगे, बहादुर शाह जफर से मिलेंगे, सारा किस्सा बताएंगे, और पूरे भारत के अंदर हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हम यहां पर क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे, राइट बच्चों। ये थे बेसिकली 5 कारण इस क्रांति के। आई गेस आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, राइट। इसके बाद की कहानी हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इन कॉजेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन कॉजेज को पढ़ने से पहले जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उन्हें जरूर लगाइएगा, ताकि आपको सारी चीजों की क्लैरिटी हो सके, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन तीनों जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।